Hello everyone. So I welcome you all to this new session of design of steel structure with me Shashank Awasthi. As you all know, I have been your instructor for the past 4 lectures. This is the 5th lecture which we are going to discuss. The 5th lecture is going to deal with the topic of connections. That is why there is nothing to revise before starting this chapter. प्लास्टिक एनालिसिस का चैप्टर पिछले लेक्चर में अंत हो चुका है. लेक्चर नंबर 4 वाज द लास्ट पार्ट ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस एंड दिस पार्ट दैट इज लेक्चर नंबर 5 इज गोइंग टू बी द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कनेक्शंस. स्टील कनेक्शंस का ये शुरुआत होगी. ठीक है, सो लेट्स बिगिन हाउ टू सो बेसिकली हाउ टू अंडरस्टैंड दिस. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस. So in a steel structure there are basically two members, there are basically two kind of components. ठीक है, the first component is a member and the second one is a connection. ठीक है, क्या होता है कि अलग अलग मेंबर जो होते हैं जो अलग अलग लोडिंग लेते हैं, अलग अलग टाइप की लोडिंग लेते हैं, जैसे कंप्रेशन मेंबर हो गया, टेंशन मेंबर हो गया, बीम हो गई, कॉलम बेस हो गए, ये सभी जो मेंबर हैं इनको आपस में जोड़ के रखने की जिम्मेदारी उठाता है कनेक्शन. ठीक है, तो कनेक्शन क्या करेगा, इन सभी मेंबर को आपस में जोड़ के रखेगा. ठीक है, फिर क्या होता है, कनेक्शंस भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है बोल्टेड या रिवेटेड कनेक्शन और एक होता है वेल्डेड कनेक्शन. देखो हमारे सिलेबस में, हमारे स्कोप में ये सारी ही चीजें हैं. समझ रहे हो मेरी बात को. तो पहले हम कनेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम मेंबर्स के बारे में पढ़ते हैं. ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा हम इसलिए करते हैं बिकॉज कनेक्शंस आर द क्रिटिकल पॉइंट. ये वो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जिन क्रिटिकल पॉइंट्स पे अगर फेलियर हो जाता है तो स्टील स्ट्रक्चर अब्रप्टली फेल होता है. देखिए कनेक्शंस जो होते हैं अगर ये फेल हो गए तो स्टील स्ट्रक्चर क्या करेगा, अब्रप्टली फेल करेगा, अब्रप्ट फेलियर होता है. लेकिन मेंबर्स जो होते हैं, मेंबर्स अगर फेल करते हैं तो दिस इज नॉट अब्रप्ट. ठीक है, अब्रप्ट नहीं होता, अब्रप्ट यानी सडनली नहीं होता फेलियर. तो ज्यादा क्रिटिकल क्या है, ज्यादा क्रिटिकल है कनेक्शंस की डिजाइन ढंग से करना. क्योंकि अगर कनेक्शन फेल हुआ तो उससे जुड़े हुए जितने भी मेंबर होंगे वो सारे ही मेंबर साथ में फेल कर जाएंगे. आप समझ रहे हैं मेरी बात को. ठीक है, दैट इज व्हाई वी स्टडी कनेक्शंस फर्स्ट. ठीक, आगे बढ़ते हैं. सो हाँ, अब यहां मैंने लिखा है कि जो कोड्स हैं जो हम यूज करते हैं फॉर डिजाइन. देखिए कोड्स क्या होते हैं, कोड्स आर बेसिकली लॉज. जैसे हम इंडियन पिनल कोड, आईपीसी और इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि आईपीसी की धारा ये के तहत आपको ये सजा दी जा रही है. तो बेसिकली आईपीसी इज इंडियन पिनल कोड. हिंदी में कहें तो भारतीय दंड संहिता इसे कहा जाता है ना. तो उसी तरीके से जैसे वहां पे कोड्स होते हैं वैसे यहाँ पे भी सिविल इंजीनियरिंग में भी डिजाइन में कोड्स होते हैं. कोड्स मतलब क्या होता है, कोड्स मतलब ये होता है कि दीज आर बेसिकली set of rules which we have to follow in order to डिजाइन करते वक्त हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना है. उन सेट ऑफ रूल्स को अगर कंपाइल करके एक बुकलेट बना दी जाए तो उसे कहा जाता है कोड. ठीक है, तो वो जो बुकलेट है उनमें से 2 बुकलेट्स का के नाम मैं आपके सामने अभी यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ. IS 800 2007 एंड IS 800 1984. ये जो दोनों बुकलेट्स हैं, ये दोनों बुकलेट्स रूल्स पुट फॉरवर्ड करती है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के. ये लिमिट स्टेट मेथड में यूज होती है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यूज होती है. ठीक है, तो बोथ दीज बुकलेट्स आर वेरी वेरी इसेंशियल. यू कैन डाउनलोड इट. अगर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे उनके फॉर्मूलेज को डायरेक्टली आपके सामने पुट अप करूंगा. ठीक है, तो एज फार एज गेट एग्जामिनेशन इज कंसर्न, आई डू नॉट थिंक दैट यू शुड गो फॉर reading the code because in that examination you do not get time to you do not get resources. मतलब आपको ये कोड जो होंगे ये सब कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होती वहां पे. तो ये जो है पहली बात तो आपके पास जो रिसोर्सेज है यानी ये जो कोड है ये अवेलेबल नहीं है. और दूसरी बात ये है कि अगर अवेलेबल होते भी, मान लेते हैं कि गेट वाले अगर उसको अवेलेबल कर भी देते तो उस टाइम फ्रेम में 3 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर कोई क्वेश्चन आपको स्टील का मिला और उसमें अगर आपने कोड में फॉर्मूले ढूंढना शुरू कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. दैट इज व्हाई द श्योर शॉर्ट मेथड इज दैट यू रिमेंबर सर्टेन प्रोविजंस
याद रखें आप कुछ प्रोविजंस को, ठीक है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हम सिंप्लीफाइड मैनर में सारे प्रोविजंस को लिखें और उन्हें याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, टाइप ऑफ स्टील सेक्शन। देखिए क्या होता है कि स्टील जो होते हैं ना, ये इसके जो सेक्शंस होते हैं ये मार्केट में अवेलेबल है। अभी देखिए, अभी हम जो जिन सेक्शंस की बात कर रहे हैं ये बिल्ट अप सेक्शंस नहीं है, यानी ये दो सेक्शनों को मिला के नया सेक्शन नहीं बनाया गया है। हम इस लेवल पे डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर 1 के लेवल पे हम बात करेंगे कि हम सिर्फ उन्हीं सेक्शंस की बात करेंगे जो सेक्शन पहले से अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो उनके किस किस टाइप के सेक्शन होते हैं, एक होता है बीम सेक्शन, एक होता है कॉलम सेक्शन, एक होता है चैनल सेक्शन, एक होता है एंगल सेक्शन, ठीक है। ये इनके प्रकार हैं, जैसे ISJB मतलब जूनियर बीम सेक्शन, ये लाइट वेट बीम सेक्शन, ये मीडियम बीम सेक्शन, ये लाइट बीम सेक्शन, मीडियम बीम सेक्शन, वाइड बीम सेक्शन, स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन, हेवी बीम सेक्शन, यहाँ पे जूनियर चैनल सेक्शन, लाइट वेट चैनल सेक्शन, मीडियम चैनल सेक्शन, उसी प्रकार से ये अलग अलग नाम होते हैं। ये आपको सभी नाम स्टील टेबल पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो अब एंगल सेक्शन कैसा दिखता है, जैसे ये सभी जो क्रॉस सेक्शंस हैं ये आप स्टील टेबल में भी देख सकते हैं। ये बीम सेक्शन ऐसे आई के शेप में होता है, तो ये सब इस प्रकार के जो सेक्शन होते हैं ये अवेलेबल है हमारे पास मार्केट में, ठीक है। इनके अलावा हमारे पास टी सेक्शन भी अवेलेबल होता है और फ्लैट सेक्शन भी अवेलेबल होता है, ठीक है। टी सेक्शन तो आपको अब जब जैसा नाम बोल रखा है तो इस तरीके से ऐसे टी शेप का होगा टी सेक्शन, और फ्लैट सेक्शन मतलब क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है, ठीक है। इस सेक्शन का मोस्ट आप डिजाइन के प्रॉब्लम्स में इस सेक्शन का यूजेज को सबसे ज्यादा देखेंगे, ठीक है। डिजाइन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें इस सेक्शन का यूजेज सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इन सभी सेक्शंस की प्रॉपर्टीज को हम स्टील टेबल में देख सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। और मूविंग फॉरवर्ड, अब मैं अगले चीज पे आता हूं, परमिसिबल स्ट्रेसेस इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। देखो क्या रहता है, मैंने अभी आपको बताया था कि दो मेथड्स होते हैं, एक लिमिट स्टेट मेथड होता है, एक वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। लिमिट स्टेट मेथड जो होता है, ये जो मेथड है इसमें जो स्ट्रेसेस होते हैं ये अलग यूज होते हैं, और वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो मेथड होता है उसमें जो परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं वो अलग यूज होते हैं। देखिए आप समझिए, डिजाइन में जब भी आप किसी भी चीज की डिजाइन करें तो आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो बाहर से लगने वाला जो लोड है, ठीक है, वो जो स्ट्रेसेस इंड्यूस कर रहा है उस मेंबर के अंदर वो कम होने चाहिए परमिसिबल स्ट्रेसेस से। बस इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का बस हमको ध्यान रखना है, यानी बाहर से जो लोड लग रहा है वो कितने स्ट्रेसेस इंड्यूस कर रहा है उस मेंबर के अंदर, वो स्ट्रेसेस जो है वो परमिसिबल स्ट्रेसेस से कम होने चाहिए। अगर वो उससे कम है तो हम ये कहेंगे कि वो मेंबर सेफ है और उसको डिजाइन के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू को जानना जरूरी होता है। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू WSM के लिए ये कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ लिखी है। एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन के लिए 0.6 टाइम्स Fy के बराबर होती है, बेंडिंग टेंशन और कंप्रेशन के लिए 0.66 टाइम्स Fy के बराबर होती है, बियरिंग के लिए 0.75 टाइम्स Fy के बराबर होती है, और शेयर के लिए 0.4 टाइम्स Fy के बराबर होती है, ठीक है। सो व्हाट इज Fy? Fy इज द यील्ड स्ट्रेस, Fy इज द यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस का यूज करके हम परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि वर्किंग स्ट्रेस पढ़ लिया तो अब हम लिमिट स्टेट मेथड पे आते हैं। तो लिमिट स्टेट मेथड में भी इन तीनों केसेस के लिए, एक्सियल, बेंडिंग और बियरिंग, इन तीनों केसेस के लिए स्ट्रक्चरल स्टील के लिए जो होता है, ये जो स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है ये होती है Fy डिवाइड बाय 1.1, ठीक है। और शेयर के लिए, शेयर में जब कोई मेंबर फेल होता है तो उसके लिए ये वैल्यू होती है Fy डिवाइड बाय 1.1, और ये मल्टीप्लाइड बाय √3 होती है। तो जो √3 है ये एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेके चलते हैं, जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी से हमने कैलकुलेट किया है। ये हमने क्यों लिया? ये हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि स्टील जो है इट इज वेरी वीक इन शियर, स्टील काफी वीक होता है शियर में। दैट इज वाई जो परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू शियर में हम लोग लेके चलते हैं वो कम लेके चलते हैं एज कंपेयर टू दूसरी केसेस में, ठीक है। दूसरे केसेस में देखो वैल्यू ज्यादा है और शियर के केस में जो है ना ये वैल्यू कम आ रही है, Fy डिवाइड बाय √3 इंटू 1.1 आ रही है ना। तो हमने कम इसलिए लिया ताकि कम परमिसिबल स्ट्रेस हमारे पास अवेलेबल हो और वो ज्यादा सेफ्टी हमारे पास शियर में आ सके, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड,
इंक्रीज इन परमिसिबल स्ट्रेस कंसिडरिंग विंड लोडिंग। देखिए क्या होता है, कभी कभी किसी मेंबर में विंड या सीस्मिक लोडिंग आ जाती है, ठीक है। सीस्मिक यानी मैंने आज से पहले वाले लेक्चर में आपको बताया होगा कभी कि डायनेमिक लोडिंग नाम की एक चीज होती है। तो जब भी किसी मेंबर में डायनेमिक लोडिंग हमें देखने को मिलती है, विंड लोडिंग हमें देखने को मिलती है, तब क्या होता है कि उसके परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं उस वैल्यू को। उसकी वजह क्या है कि मान लेते हैं अगर हम उसको नहीं बढ़ाएंगे तो एक छोटा सा एक मेंबर हमारे पास बनेगा, फाइनली हमें डिजाइन होगा। ये जो छोटा मेंबर होगा ये फेल हो जाएगा विंड में, ये बिल्कुल फेल हो जाएगा क्योंकि ये उस विंड की वजह से जो स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे उसको नहीं ले पाएगा। अगर मान लेते हैं कि हम इस परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को क्या करें, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, मतलब नहीं बढ़ाते अगर हम इसको, तो क्या रहता कि जो फाइनली जो हमें मेंबर मिलेगा वो बहुत बड़ा मेंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम उसकी वैल्यू को नहीं कंसिडर ही नहीं करेंगे तो काफी छोटा मेंबर मिलेगा। अगर परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू कंसिडर कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे पास एक बड़ा मेंबर मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। जब इसे हम बढ़ा देते हैं तो फाइनली हमें जो मेंबर डिजाइन के बाद मिलता है वो एक मीडियम साइज का मेंबर होता है और दिस साइज इज एक्सेप्टेबल। ये साइज क्या होती है, एक्सेप्टेबल होती है। दैट इज व्हाई वी इंक्रीज द परमिसिबल स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोडिंग, ठीक है। विंड लोडिंग की वजह से इंक्रीज करते हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे पहले कि इन दो टाइप की कंपोनेंट होते हैं, एक मेंबर होते हैं, एक कनेक्शंस होते हैं। तो मेंबर के केस में परमिसिबल स्ट्रेस में जो इंक्रीज होगा दिस विल बी 33 1/3% एंड कनेक्शंस के केस में जो इंक्रीमेंट होगा दिस विल बी 25%, ठीक है। ये आपको दोनों वैल्यूज को याद रखना है। आगे इससे पहले पास्ट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं, एसएससी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ये काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, एसएससी का काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। 3 या 4 बार एसएससी जेई के जो एग्जामिनेशन उसमें पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमिसिबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू मैंने यहाँ रखी है। तो परमिसिबल डिफ्लेक्शन हमारे पास दो कैटेगरी में हम लोग पढ़ते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम, एक कैंटिलीवर बीम। और सिंपली सपोर्टेड बीम में भी दो कैटेगरी होती हैं, एक ऐसी बीम जिसके जो ऊपर जो कंपोनेंट्स है, जो मटेरियल जो रखा हुआ है वो क्रैकिंग से ससेप्टेबल है, यानी ऊपर का जो मटेरियल है वो क्रैक हो सकता है इस बीम में। और ये वो बीम है जिसमें, ये वो सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ऊपर रखा हुआ जो मटेरियल है वो क्रैक नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो क्रैक नहीं हो सकता, तो उसके लिए जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है ये हमारे पास L/300 होती है, और जो क्रैक हो सकता है उसके लिए डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है L/360। अब आप बताइए कि ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिसमें क्रैकिंग होने की संभावना ज्यादा होगी वहां पे हम कम डिफ्लेक्शन की वैल्यू को लेकर चलेंगे, जिससे क्रैकिंग को रोका जा सके, जिससे क्रैकिंग को कंट्रोल में लाया जा सके। दैट इज व्हाई दिस वैल्यू इज ग्रेटर, दिस वैल्यू इज लेस एंड दिस वैल्यू इज मोर, क्योंकि यहाँ पे क्रैकिंग नहीं हो रही है तो इसलिए हम ज्यादा डिफ्लेक्शन को अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कैंटिलीवर बीम वाले केस में। तो कैंटिलीवर बीम वाले केस में भी वही दोनों केस बनते हैं, क्रैकिंग से ससेप्टेबल और क्रैकिंग से नॉन ससेप्टेबल। जो क्रैकिंग से ससेप्टेबल वाला जो केस होता है उसमें L/120 लेके चलते हैं, और जो ये 180 होगा बेसिकली। दिस इज नॉट 120, दिस इज 180, देयर इज सम एरर, दिस इज 180 बिकॉज आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में जितने डिफ्लेक्शन आया उसका बस आप 2 गुना कर दीजिए तो आपको इन दोनों केसेस के डिफ्लेक्शन, कैंटिलीवर बीम वाला डिफ्लेक्शन आपको मिल जाएंगे। यानी कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, कैंटिलीवर बीम में डिफ्लेक्शन की वैल्यू 2 गुना हो जाएगी एज कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। वजह क्या है? वजह ये है कि you should always know that एक जॉइंट में, एक जो जॉइंट अभी हम लोग जो बनाएंगे, कंप्रेशन मेंबर जो अभी हम लोग बनाएंगे, उस मेंबर में अलग अलग डिस्टेंसेस के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा टाइप ऑफ जॉइंट के बारे में इसके बाद में। अभी तो आप इतना समझो कि मैं ऊपर से जब एक कनेक्शन को देखता हूं तो ये सॉलिड मेंबर है, सॉलिड मेंबर में ये 4 बोल्ट्स मैंने लगाए हैं यहाँ पे। तो जो चारों जो बोल्ट्स हैं मेरे पास यहाँ पे, ये चारों के चारों बोल्ट्स की कुछ डिस्टेंसेस हैं, यानी इस बोल्ट से इस बोल्ट के बीच की कुछ डिस्टेंस है,
इस बोल्ट से इस बोल्ट के बीच की कुछ डिस्टेंस है, इस बोल्ट से इस एंड के बीच की कुछ डिस्टेंस है, और इस बोल्ट से इस एंड के बीच की कुछ डिस्टेंस है। तो इन डिस्टेंसेस के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। और ये है लोड एप्लीकेशन की डायरेक्शन, यानी लोड जिस दिशा में लगाया गया। तो लोड जिस दिशा में लगाया गया उस दिशा में अगर हम लोग डिस्टेंस को मेजर करें, सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज पिच, इसे हम लोग कहते हैं पिच, ठीक है। और लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, दैट डिस्टेंस इज नोन एज गेज। तो ये हो गया पिच डिस्टेंस, दिस इज हो गया गेज, ठीक है। अब गेज और पिच के बाद एक होती है एंड डिस्टेंस, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है पी की डायरेक्शन में आखिरी बोल्ट से उस कनेक्शन के आखिरी फाइबर के बीच की जो दूरी होती है, दिस इज नोन एज एंड डिस्टेंस। सिमिलरली इस बोल्ट से उस लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आखिरी फाइबर के बीच तक की जो दूरी होती है बोल्ट और इस फाइबर के बीच की, दैट इज नोन एज एज डिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने 4 चीजें आपको बताई, पिच, गेज, एंड और एज, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब देखिए यहां पे मैंने आपको इस स्लाइड में मैंने आपको समझाया है कि व्हाट बेसिकली इज अ बोल्टेड एंड अ रिवेटेड जॉइंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ बोल्टेड एंड रिवेटेड जॉइंट। तो देखो बोल्टेड और रिवेटेड जॉइंट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लैप जॉइंट, एक होता है बट जॉइंट, ठीक है। लैप जॉइंट ऐसा दिखता है, ये पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, उसको क्या किया, एक के ऊपर एक रख दिया। देखो मेरी तरफ देखो, यहाँ पे अगर मेरे पास ये एक मेंबर है, ठीक है, और ये दूसरा मेंबर है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों मेंबर को एक के ऊपर एक ऐसे रख दूंगा और इन दोनों मेंबर के बीचों बीच यहाँ पे एक बोल्ट ऐसे फंसा दूंगा, ऐसे, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इज नोन एज अ लैप जॉइंट, ठीक है। अब होता है बट जॉइंट। तो देखिए बट जॉइंट में क्या होता है, बट जॉइंट में ये होता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं, जो 2 मेंबर हैं यहाँ पे, इन दोनों मेंबरों को एक के ऊपर एक ऐसे आमने सामने रखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने शो भी किया है, मैं यहाँ देखो स्क्रीन पे, ये पहला मेंबर है, ये दूसरा मेंबर, इसको एंड टू एंड हमने ऐसे करके रख दिया, ठीक है। जब इसको एंड टू एंड रख दिया तो इस एंड टू एंड के ऊपर फिर हम एक कवर प्लेट लगाते हैं। यानी देखो अगर हमारे पास ये जो 2 मेंबर हैं ये ऐसे जुड़े हुए हैं, इन दोनों मेंबर के ऊपर एक पतली वाली एक प्लेट और लगाई जाती है, और फिर क्या करते हैं, इन दोनों प्लेट के अंदर से बोल्ट्स को लगा देते हैं। तो अब क्या होता है, अब ये मेंबर एक सिंगल कवर बट जॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगल कवर बट जॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा जो केस बनता है दैट इज डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो कि ये जो 2 मेंबर हैं ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जैसे बट तो मतलब क्या होता है, एंड टू एंड जुड़ गया, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, फिर क्या हुआ, इन दोनों मेंबर के ऊपर एक प्लेट लगा दी और नीचे एक प्लेट लगा दी, और इन दोनों प्लेट्स के लगाने के बाद क्या किया, यहाँ पे एक बोल्ट लगाया और यहाँ पे एक बोल्ट लगाया, और ये दोनों बोल्ट लगा के जो मेरे पास क्रॉस सेक्शन जनरेट होता है, दैट क्रॉस सेक्शन इज नोन एज अ डबल कवर बट जॉइंट। मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों को, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ अ बोल्टेड कनेक्शन। देखो बोल्टेड कनेक्शन का जो फेलियर के कॉजेज होते हैं ये बहुत ही मतलब आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकता है, तो जब तक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप समझ लो कि यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इवन अ सिंगल न्यूमेरिकल थ्रू आउट स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट में, पूरे सब्जेक्ट में आप पूरे एक भी न्यूमेरिकल ढंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो तो, ठीक है। तो देखते हैं, देखो जब भी आप किसी कनेक्शन का फेलियर की बात करते हो, बोल्टेड कनेक्शन के फेलियर की, तो 2 वजहें हो सकती हैं, या तो बोल्ट जो है वो फेल हो जाए और या तो प्लेट जो है वो फेल हो जाए, ठीक है। अब बोल्ट का जो फेलियर होता है ना, ये बहुत अब्रप्ट होता है। मैंने इससे पहले बताया था आपको कि बोल्ट जो होते हैं वो अचानक से टूट जाते हैं। तो ये अचानक से अगर टूट जाएंगे तो ये जो फेलियर है ये ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू ये वाला फेलियर, ठीक है। ये वाला जब फेलियर होगा तो वो पूरा का पूरा कनेक्शन अचानक से ध्वस्त हो जाएगा, और ये वाला जो फेलियर होगा तो वो पूरा का पूरा कनेक्शन क्या होगा, अचानक से नहीं होगा, आराम से थोड़ा समय देगा, उसके बाद जाके फेल होगा। अब बोल्ट का जो फेलियर होता है ये 2 वजह से होता है, शेयरिंग की वजह से और बियरिंग की वजह से, ठीक है। शेयरिंग की वजह से जो फेलियर होता है, ये जो फेलियर होगा इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर होता है बियरिंग की वजह से। अभी इतना समझ लीजिए कि 2 तरीकों से होता है बोल्ट फेल, एक शेयरिंग की वजह से, एक बियरिंग की वजह से। इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, यानी
मान लो कि 10 किलोन्यूटन के लोड की वजह से शेयरिंग का फेलियर हो रहा है और 5 किलोन्यूटन की लोड की वजह से बियरिंग का फेलियर हो रहा है, तो इन दोनों में से मिनिमम है 5 किलोन्यूटन। तो यानी अगर मैं 5 किलोन्यूटन का लोड लगा दूंगा उस कनेक्शन में, तो वो बोल्ट जो है वो बियरिंग में पहले ही फेल हो जाएगा, तो उसको शेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू को कंसिडर किया जाता है, और ये जो मिनिमम वैल्यू होती है इसे हम लोग कहते हैं बोल्ट वैल्यू। द मिनिमम वैल्यू इज नोन एज द बोल्ट वैल्यू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, प्लेट फेलियर। देखिए प्लेट का जो फेलियर होता है ये बेसिकली होता तो 4 वजह से है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही वजह पे ध्यान देना है, दैट इज दैट इज टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट पे बस हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट, शेयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट और स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट, इन तीनों पे ध्यान क्यों नहीं देना है? क्योंकि सर क्या है कि अगर हम इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने कुछ बताया था आपको, ये बताया था, अगर हम ये एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस, ये दोनों चीजें जो है, अगर हम इन दोनों की वैल्यू को कोडल प्रोविजन के हिसाब से सफिशिएंट डिस्टेंस प्रोवाइड करें तो ये तीनों प्रकार के फेलियर अवॉइड किए जा सकते हैं। यानी अगर हम एंड और एज डिस्टेंस की वैल्यू को सफिशिएंट डिस्टेंस पे अगर हम दें, तो क्या होगा कि ये तीनों फेलियर नहीं होंगे। तो इन तीनों फेलियर के लिए कोई लोड निकालने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट कि ये तीनों फेलियर कितने लोड पे हो रहे हैं। हमें तो बस एज और एंड डिस्टेंस को प्रोवाइड कर देना है विद अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस गिवन इन द आईएस कोड, तो ये तीनों फेलियर अवॉइड हो जाएंगे, तीनों फेलियर नहीं होंगे। इसका मतलब हमें सिर्फ एक ही लोड की वैल्यू निकालनी है जो कि टीयरिंग फेलियर के लिए होगी इस प्लेट के। टीयरिंग मतलब क्या? किसी भी चीज को फाड़ देना। तो जब वो प्लेट टीयर हो जाएगी, लोड लगाने की वजह से फट जाएगी, मतलब फटी हुई टाइप की दिखाई देगी, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। तो बेसिकली फेलियर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो जो फेलियर की डिजाइन की जाती है, फेलियर के लिए जब डिजाइन की जाती है, तब हमें ये नंबर 1 दैट इज शेयरिंग ऑफ बोल्ट, नंबर 2 दैट इज बियरिंग ऑफ बोल्ट, और नंबर 3 दैट इज टीयरिंग प्लेट और टीयरिंग ऑफ प्लेट, इन तीनों के लिए कुछ लोड्स की वैल्यू हमें मिलती है ना। इन तीनों जो लोड्स की वैल्यू में से जो मिनिमम वैल्यू होती है वही कहलाता है उस कनेक्शन पे लगाने वाला मैक्सिमम लोड। मेरी बात समझने की कोशिश करना। मान लो कि ये वैल्यू आई 10, ये वैल्यू आई 5 और ये वैल्यू आ गई 4। देखो ये वैल्यू आई 10, यानी शेयरिंग की वैल्यू, शेयरिंग ऑफ बोल्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, मान लो 10। ये वैल्यू आ गई मान लो 5 और ये वैल्यू आ गई मान लो 4। तो क्या है कि इन तीनों में से मिनिमम कौन सी होगी? 4। यानी 4 किलोन्यूटन का अगर मैं लोड लगाऊंगा तो वो कनेक्शन जो है वो टीयरिंग ऑफ प्लेट के माध्यम से फेल हो जाएगा। तो 5 किलोन्यूटन और 10 किलोन्यूटन तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोड पे जो कनेक्शन है उसके लिए लोड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, यही मैंने बताया इस वाली स्लाइड में। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट जो होती है ये 3 चीजों पे डिपेंड करती है, शेयरिंग, बियरिंग और टीयरिंग, इन तीनों पे डिपेंड करती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब शेयरिंग ऑफ बोल्ट को डिटेल में करते हैं। तो शेयरिंग ऑफ बोल्ट जो होती है, ये हमारे पास 2 माध्यम से होती है, या तो सिंगल शेयर या तो डबल शेयर। सिंगल शेयर में भी मतलब सिंगल शेयर हमें कहाँ देखने को मिलता है? सिंगल शेयर हमें देखने को मिलता है इन 2 केसेस, दैट इज लैप जॉइंट केस एंड सिंगल कवर बट जॉइंट केस। इन दोनों केस में सिंगल शेयर देखने को मिलता है। डबल शेयर हमें कहाँ देखने को मिलता है? इन डबल कवर बट जॉइंट केस। इस केस में हमें डबल शेयर देखने को मिलता है, ठीक है। मैंने इससे पहले एक बात शायद आप मिस कर गया हूं, ये जो डबल कवर बट जॉइंट होता है ना, दिस इज द बेस्ट कनेक्शन, दिस इज द बेस्ट अरेंजमेंट। ये सबसे बेस्ट अरेंजमेंट होता है। वजह क्या होती है कि देखो, इसके केस में लोड यहां लग रहा है, इसके केस में लोड यहां लग रहा है, और इसके केस में लोड यहां लग रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो पहला वाला केस है ना, इसमें इस लोड के बीच में, यानी इस लोड में और इस लोड में, इन दोनों लोड की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये कोइंसाइड नहीं कर रही। तो इसमें क्या होगा, इसमें कपल जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कपल जनरेट हो जाएगा। और कपल जनरेट होने की वजह से ये जो बोल्ट है इसके अंदर बेंडिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बेंडिंग आ जाएगी। सिमिलर इन दिस मैनर, पर इसमें क्या है कि ये इसके सेंट्रल से ये पास कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे
ठीक है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो हमारे पास जनरेट होगा, वहां पे एक बेंडिंग की एक फिनोमेना जनरेट होगा, दैट इज वाई या इस वाले को भी हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में एडिशनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। लेकिन डबल कवर में क्या होगा, डबल कवर में एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, सेंटर लाइन कोइंसाइड करेगी, दैट इज वाई देयर विल बी नो कपल, देयर विल बी नो एडिशनल बेंडिंग स्ट्रेसेस इन दीज बोल्ट्स, और इनका कनेक्शन का डिजाइन करना काफी आसान होता है, ठीक है। काफी मतलब आप क्लियरली इनको डिजाइन कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब शेयरिंग स्ट्रेंथ को निकालने का मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला यहां बताया है। देखो, स्ट्रेंथ इज नथिंग बट द फोर्स विच दैट बोल्ट कैन टेक, फोर्स इज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, स्ट्रेस होता है। ये जो एरिया होता है, अब ये एरिया कौन सा है, ये यहां से डिफाइन होगा। ये मान लो कि एक लैप जॉइंट है, तो ये इस पॉइंट में जो मैंने ये रेड से जो शो किया है, यहाँ पे कट जाता है। तो ये जो कट जाता है, यहाँ पे क्या होगा, इस मेन मेंबर को ये दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ देगा। तो इसे, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, जो ये रेड से जो मैंने मार्क किया है, दिस विल बी दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू होती है पाई बाय 4 टाइम्स फाई स्क्वायर। फाई इज द डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, फाई इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इस स्ट्रेस की वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्ट्रेस की वैल्यू सर कहां से आई, ये स्ट्रेस की वैल्यू आई हमारे पास कोडल प्रोविजन से। कोडल प्रोविजन में ये वैल्यू हमें गिवन है, और ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसमें ये होती है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट मटेरियल। ये बोल्ट मटेरियल की लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है यहाँ पे 1.25 इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। जो अल्टीमेट स्ट्रेस के केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज होता है, ये 1.25 यूज होता है, जबकि जो यील्डिंग स्ट्रेस के केस में यूज होता है, ये 1.1 यूज होता है। हमेशा याद रखिए कि ऊपर जब यहाँ पे Fy की वैल्यू होगी, तो नीचे यहाँ पे 1.1 की वैल्यू होगी। जब ऊपर यहाँ पे Fu की वैल्यू होगी, तो नीचे यहाँ पे 1.25 की वैल्यू होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये √3 कहां से आया, ये √3 मैं इससे पहले बताया है। दिस √3 इज द एडिशनल पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी which is included by considering the maximum strain energy theory of failure, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी ऑफ फेलियर को जब कंसीडर करते हैं, तो ये एडिशनल पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है, और इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। फिर आता है डबल शियर। तो देखो, डबल शियर केस कहाँ देखने को मिलता है हमें, ये देखने को मिलता है डबल कवर बट जॉइंट में। तो डबल कवर बट जॉइंट क्या था, ऊपर का एक होता है, नीचे का एक होता है, ये दो कवर प्लेट्स होती हैं, ये बीच वाली एक मेन प्लेट होती है, और ये जो दोनों प्लेट्स होती हैं, इन दोनों प्लेट्स के ये पहला ऊपर वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये नीचे वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मैंने रेड से मार्क किया है, ये जो दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, यहाँ पे ये जो बोल्ट होता है ये कट जाता है। क्या हो जाता है, बोल्ट जो होता है ये कट जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेना पड़ेगा और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये एक ही बोल्ट है, तो ये जो दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये दोनों बराबर होंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4 टाइम्स फाई स्क्वायर, पाई बाय 4 टाइम्स फाई स्क्वायर, जहां पे ये जो है दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट दिस पॉइंट, और जो स्ट्रेस की वैल्यू है दिस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट मतलब वही वैल्यू है जो आईएस कोड से दी गई थी, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, दूसरा होता है क्राइटेरिया बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब देखो, बेयरिंग होता क्या है, बेयरिंग ये होता है कि जो बोल्ट होता है ये डिफॉर्म हो जाता है मेरे पास, सर्कुलर शेप से ओवल शेप में हो जाता है डिफॉर्म, ठीक है। जब ये अपना क्रॉस सेक्शन इस कंडीशन से इस कंडीशन पे आ जाएगा, तब क्या होगा कि हम कहेंगे कि जो बोल्ट है ये फेल हो गया है बियरिंग में। किसमें फेल हो गया है, बियरिंग में फेल हो गया है, ठीक है। तो जब ये बोल्ट बियरिंग में फेल हो जाएगा, तो फिर से वही, अब हमें फिर से निकालनी है बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जो होती है, ये हमारे पास होती है एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस। अब इसमें एरिया कौन सा लेके चलेंगे, देखो, जब एक बोल्ट हम कंसीडर करेंगे, ये बोल्ट के बीच का हिस्सा, ये जो है ना सिलेंड्रिकल हिस्सा ये है, तो जब फोर्सेस जब लगाई जाती है ना, तो जो फोर्सेस जब लगाई जाती हैं, तो ये ऐसी और इस डायरेक्शन में लगाई जाती है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर से जो सेक्शन मैंने यहाँ शो किया है ना, इस सेक्शन के अबाउट ही स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं बियरिंग के। तो इस सेक्शन के एरिया को कंसीडर करेंगे। अभी जो सेक्शन है, इस सेक्शन में जो ऊपर वाला जो एज है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द बोल्ट, एंड ये जो है हमारे पास जो हाइट है, दिस विल बी द थिकनेस ऑफ द कनेक्शन, ठीक है, थिकनेस ऑफ द प्लेट, सॉरी थिकनेस ऑफ द प्लेट। तो
इस रेक्टेंगुलर एरिया को हम लोग कंसिडर करेंगे इसमें बियरिंग में। दिस रेक्टेंगुलर एरिया विल बी इक्वल टू 5 इंटू टी, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रेस से, जो स्ट्रेस बियरिंग में हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, दैट इज 2.5 टाइम्स KB इंटू FU डिवाइडेड बाय 1.25। ये जो KB की वैल्यू है ये हमें कोड में दी हुई है, लेकिन हम फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वी विल टेक दिस वैल्यू एज 1, दैट इज KB की वैल्यू को हम 1 अज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा फॉर्मूला आप IS कोड में देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, यू डोंट हैव टू फाइंड दैट फॉर्मूला, यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो अब हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल ली, बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल ली। इन दोनों वैल्यूज को मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू निकालूंगा। इन दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होगी दिस विल बी नोन एज द बोल्ट वैल्यू। और बोल्ट वैल्यू जब मेरे पास बोल्ट वैल्यू या रिवेट वैल्यू, ठीक है, बेसिकली देखिए दोनों चीजें एक ही है। रिवेट जो होता है ना, रिवेट इज ऊपर से ऐसा हेड टाइप का होता है, मशरूम टाइप का दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको पहले अंदर फिट कर देते हैं और फिर उसको इसके ऊपर से लगा देते हैं, ठीक है, ये हेड होता है, इसको उसके ऊपर से लगा देते हैं, तो दिस इज अ रिवेट। और जबकि बोल्ट में क्या होता है कि ऐसा कुछ होता है कि यहाँ पे एक हेड होता है, और ये आपने देखा भी होगा बोल्ट ऐसे ये नर्लिंग्स टाइप के होते हैं उसके ऊपर लगे हुए, जिसके ऊपर हम ये एक ऐसा छोटा सा एक नट जो होता है उसको ऊपर से उसके ऊपर लगा के कस देते हैं। सो दिस इज अ बोल्ट एंड दिस इज अ रिवेट। देखो रिवेट इज मच मोर रिजिड होता है रिवेट काफी। बोल्ट जो होता है दिस इज मच मोर, मतलब कंपैरेटिवली लेस रिजिड, आई वोंट से फ्लेक्सिबल, बट दिस इज लेस रिजिड। रिजिड नहीं होता, इतना ज्यादा रिजिड नहीं होता जितना रिवेट होता है रिजिड, ठीक है। तो रिवेट वैल्यू या बोल्ट वैल्यू हमने निकाल ली है, और ये दोनों वैल्यू को जब हम टोटल फोर्स जो कनेक्शन पे लग रहा है, जो जॉइंट पे लग रहा है, उसको इस रिवेट वैल्यू से जब हम डिवाइड करेंगे तो मुझे नंबर ऑफ बोल्ट्स के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ बोल्ट्स विच इज जो हमें जरूरत पड़ेगी उस कनेक्शन में, ठीक है। हमें कितने बोल्ट लगाने हैं उस कनेक्शन में वो हम इस फॉर्मूले से पता करेंगे, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, तीसरा क्राइटेरिया होता है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। मैंने बताया था आपको ये दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया, ठीक है। थर्ड एंड द लास्ट क्राइटेरिया होता है, इसके लिए भी हमें लोड निकालना है कि कितने लोड पे वो प्लेट जो है वो टीयर हो जाएगी, दो हिस्सों में फट जाएगी वो प्लेट, ठीक है। तो क्या होगा, टीयरिंग हमारे पास दो तरीकों से हो सकती है। एक होती है या तो ग्रॉस एरिया यील्डिंग के तरीके से या फिर नेट सेक्शन रप्चर के तरीके से। तो ग्रॉस एरिया यील्डिंग वाला जो तरीका है, ये जो तरीका है, इसमें जो लोड निकलता है वो इस फॉर्मूले से निकलता है। दिस फॉर्मूला इज PU is equal to AG multiplied by FY divided by 1.1। AG is the gross cross section area। जो ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया होता है दिस इज B into T, दैट इज ये विड्थ है और ये इसकी थिकनेस है T। तो ये टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक जॉइंट बनाया, लैप जॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जो x जो है ना सेक्शन, इस सेक्शन पे जो फेलियर होगा दिस विल बी नोन एज द ग्रॉस एरिया यील्डिंग। ग्रॉस एरिया यील्डिंग मतलब क्या हुआ कि वो मेंबर जो है वो इतना ज्यादा खिंच गया कि अब ये जो टोटल कनेक्शन है ये नॉन सर्विसेबल है, अब ये यूज ही नहीं कर सकते अब अपन लोग इसको, ठीक है। तो इतना ज्यादा यील्ड हो जाए वो सेक्शन कि वो उपयोगिता अपनी खो दे, दैट क्राइटेरिया इज नोन एज ग्रॉस एरिया यील्डिंग क्राइटेरिया, ठीक है। और नेट सेक्शन रप्चर क्या होता है, नेट सेक्शन रप्चर मतलब क्या होता है कि जहां पे जैसे मान लो ये वाई सेक्शन है ना, तो इस वाई सेक्शन में क्या होगा, ये जो बोल्ट है इस बोल्ट के एरिया को छोड़ के जो बचा हुआ जो एरिया है प्लेट का वो क्या हो जाए, कट जाए। मतलब जो बचा हुआ एरिया है वो उस बोल्ट के थ्रू पास करता हुआ जो सेक्शन है इसके आधे हिस्से हो जाए, यहाँ वाला एरिया अलग हो जाए, यहाँ वाला एरिया अलग हो जाए। तो दिस इज नोन एज नेट सेक्शन रप्चर, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग है। ग्रॉस एरिया का फॉर्मूला B into D मैंने आपको यहाँ लिखा, दिस इज द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय यील्ड स्ट्रेस डिवाइड बाय 1.1। नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी इक्वल टू B, यानी B ये है और ये नॉमिनल डायमीटर है, इसको माइनस करके जो बचा हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, उस बचे हुए क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये बचा हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी इक्वल टू A नेट, दिस विल बी इक्वल टू A नेट। और इस A नेट की वैल्यू को इस स्ट्रेस की वैल्यू से डिवाइड करना है। इस स्ट्रेस की वैल्यू है ये है 0.9 टाइम्स FU डिवाइड बाय 1.25, ठीक है। देखो यहाँ पे FY लेके चलते हैं क्योंकि ये यील्डिंग की बात करता है,
और यील्डिंग की वैल्यू जैसे मान लो हमने इससे पहले निकाली थी तो दिस इन मोस्ट केसेस दिस वैल्यू इज 250 मेगा पास्कल्स या 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और इस केस में जो FU की वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 400, ये 400 के आसपास होती है, 400 या 410 के आसपास होगी हमारे पास ये वाली वैल्यू, ठीक है, FU की, दैट इज अल्टीमेट वैल्यू, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था आपको कि 1.1 का जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये हमेशा यील्डिंग के साथ लेके चलते हैं, 1.25 का जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है ये हमेशा अल्टीमेट की स्ट्रेंथ की वैल्यू के साथ को लेके चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है मन में कि सर आप एक बात बताएं हमें कि ये 0.9 कहाँ से आ गया, फ्रॉम वेयर डज दिस 0.9 का ये कहाँ से आ गया। तो दिस 0.9 इज एन एडिशनल पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम कंसिडर करते हैं जब हम नेट सेक्शन रप्चर को लेके चलते हैं। दिस हैज बीन रिकमेंडेड बाय द कोड ने हमें ये चीज रिकमेंड की है कि ये वैल्यू 0.9 के बराबर हम एडिशनल थोड़ा सा और परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू को कम कर देते हैं, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पर गेज लेंथ, देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर टू द लोड अप्लाइड इज नोन एज द गेज लेंथ, है ना। तो गेज लेंथ जो होती है, अगर ये मान लो कि ये एक गेज लेंथ है G, इस गेज लेंथ के अबाउट मेरे पास यहाँ पे इस ग्रीन जोन में यहाँ पे मेरे पास 2 बोल्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जो एक बोल्ट जो ये जो दोनों बोल्ट अवेलेबल होंगे हमारे पास, इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पर गेज लेंथ में इन दोनों बोल्ट्स के लिए शियरिंग और बियरिंग की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो इन स्ट्रेंथ को फिर कंसिडर करके हमें इस ओवरऑल जॉइंट के स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने क्या कहा था कि आप सिंगल, जो इससे पहले वाली स्लाइड्स में मैंने बात की है वो एक सिंगल बोल्ट की बात की है, सिंगल बोल्ट की बात की है। लेकिन अगर हम पर गेज लेंथ स्ट्रेंथ को निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा कि इस गेज लेंथ के अंदर जितने भी बोल्ट आएंगे उन सभी की स्ट्रेंथ को कंसिडर करना पड़ेगा और फिर उसके बाद पर गेज लेंथ की हम स्ट्रेंथ को बता सकते हैं, ठीक है, कि इतनी कि एक गेज लेंथ में कितना स्ट्रेंथ हमें मिल रहा है। ये वैल्यू तब निकाली जाती है जब एक कनेक्शन काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है, जब बहुत सारे बोल्ट्स हो जाते हैं उस कनेक्शन में, तब हम इस वैल्यू को कंसिडर करते हैं। अगर मान लो कि बहुत सारे बोल्ट्स नहीं है और छोटा कनेक्शन है तो हम क्या करते हैं कि उस सभी बोल्ट्स की वैल्यू को इकट्ठा ही कंसिडर कर लेते हैं, पर गेज लेंथ कंसिडर नहीं करते स्ट्रेंथ को, ठीक है। यानी अगर कम बोल्ट्स हैं तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल स्ट्रेंथ को कंसिडर करेंगे। किसको कंसिडर करेंगे, ओवरऑल स्ट्रेंथ को कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट इज नथिंग बट इट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ द shearing strength of bolt, bearing strength of bolt, tearing strength of plate divided by the this is not rivet value, this is not rivet value, this is the strength of solid plate. ये strength of solid plate के बराबर होते हैं और solid plate की strength is nothing but the gross area yielding strength। ग्रॉस एरिया यील्डिंग से जो स्ट्रेंथ हमें मिलती है उसकी वैल्यू को मैं यहां पुट अप करता हूं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है जो मैंने यहां लिखे हैं। जैसे मिनिमम पिच की वैल्यू होती है 2.5 टाइम्स फाई, जो फाई जो हमारे पास होता है दिस इज द नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट। नॉमिनल डायमीटर क्या होता है, वो डायमीटर जो उसके शैंक का एरिया रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर मिनिमम एज या एंड डिस्टेंस मैंने बताई है, ये 1.5 टाइम्स DH के बराबर होती है और ये 1.7 टाइम्स DH के बराबर होती है। 1.5 टाइम्स DH मशीन कट के लिए होता है, 1.7 टाइम्स DH हैंड कट के लिए होता है, ठीक है। ये अलग अलग विधाएं हैं, बोल्ट को कट करने की अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। ये अलग अलग तरीकों के लिए ई मिनिमम की इतनी वैल्यू जो है, मिनिमम इतनी वैल्यू आपको देनी ही पड़ेगी। और ये क्यों देनी होती है, तो याद करो मैंने बताया था कि प्लेट का जो फेलियर है वो 4 प्रकार से हो सकता है, लेकिन हम 3 प्रकार को निग्लेक्ट कर देते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमें इस क्राइटेरिया का ध्यान रखना है।
हमें इससे कम वैल्यू नहीं देनी एज डिस्टेंस की, इससे ज़्यादा ही वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। अब आप बात करोगे सर यहाँ पे आपने फाई यूज किया था टर्म, यहाँ पे DH यूज किया है, तो ये क्या है? तो DH इज नथिंग बट द ग्रॉस डायमीटर ऑफ द बोल्ट होल। बोल्ट का जो होल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और जो उसके अंदर का जो बोल्ट होता है वो थोड़ा छोटा होता है डायमीटर में, ठीक है। तो जो बोल्ट का जो डायमीटर होगा दिस विल बी इज गोइंग टू बी फाई एंड द होल का जो डायमीटर होगा दिस इज गोइंग टू बी DH, दैट इज बोल्ट होल, ठीक है। डायमीटर ऑफ बोल्ट होल विल बी इक्वल टू नॉमिनल डायमीटर प्लस 1 2 3। ये तब होगा जब नॉमिनल डायमीटर 12 mm से कम होगा, ये तब होगा जब नॉमिनल डायमीटर 12 से 24 mm के बराबर होगा, और ये तब होगा जब ये 24 mm से ज़्यादा होगा। तो इसकी मदद से हम ग्रॉस डायमीटर ऑफ बोल्ट होल को निकाल सकते हैं, और इस डायमीटर ऑफ बोल्ट होल की वैल्यू को फिर मैं पुट अप करूंगा और इसकी वैल्यू निकालूंगा, किसकी? मिनिमम एज या एंड डिस्टेंस। देखो एंड और एज डिस्टेंस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है, एक ही क्राइटेरिया है, अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिच मैंने यहाँ दे रखी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिच जो होती है वो कितनी होती है? तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिच इज कंप्रेशन के केस में 12T और 200 mm, टेंशन के केस में 16T और 200 mm। इन दोनों में से जो भी हमारे पास लीस्ट वैल्यू होगी उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब ये T क्या है? T इज द थिकनेस ऑफ प्लेट, T इज द थिकनेस ऑफ प्लेट एंड इन दोनों, हाँ ठीक है, T इज द थिकनेस ऑफ प्लेट। यानी जब भी हम बोल्टेड कनेक्शन का उपयोग करेंगे किसी कंप्रेशन मेंबर में, तो ये दो वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों में से जो भी कम वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम मैक्सिमम पिच की वैल्यू लेके चलेंगे। तो इससे पहले मैंने जो पहले वाली स्लाइड में बताया था, दिस इज द मिनिमम पिच वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम पिच वैल्यू। तो जो भी आप पिच की वैल्यू को कंसिडर करें वो पिच की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में लाई करनी चाहिए। किन दोनों वैल्यूज के बीच में? P मिनिमम के और P मैक्सिमम के बीच में आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट आता है चेन रिवेटिंग का और स्टैगर्ड रिवेटिंग का। चेन रिवेटिंग का और स्टैगर्ड रिवेटिंग का, ये देखो आप, दिस फैशन इज नोन एज चेन रिवेटिंग। जब वो एक सिमेट्रिकल मैनर में प्रॉपर तरीके से रिवेट्स को लगाया जाए तो दिस इज नोन एज चेन रिवेटिंग। और जब भी रिवेट्स को एक हैफ हैजार्ड मैनर में या एक मतलब आगे पीछे करके जब लगाया जाए तब उसे हम लोग कहते हैं स्टैगर्ड रिवेटिंग, ठीक है। तो स्टैगर्ड रिवेटिंग के लिए क्राइटेरिया ये होता है और चेन रिवेटिंग के लिए क्राइटेरिया ये होता है। दोनों अलग अलग क्राइटेरिया मैंने आपके सामने रख दिए, ठीक है। स्टैगर्ड रिवेटिंग में बेसिकली चेन रिवेटिंग से 1.5 गुना मतलब आप इनकी वैल्यूज को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो स्टैगर्ड रिवेटिंग के लिए P मैक्सिमम की वैल्यू को आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है टैक बोल्ट या टैक वेल्ड का। तो टैक बोल्ट या टैक वेल्ड आप ऐसे समझो कि जब एक मेंबर होता है वो इस गजेट प्लेट से जुड़ा हुआ, गजेट प्लेट वो प्लेट होती है जिसमें सभी मेंबर आके जुड़ते हैं। मतलब एक प्लेट होती है जिस प्लेट के आसपास में एक मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, ऐसे करके 2 या 4 मेंबर साथ में एक प्लेट पे जुड़ते हैं और वो प्लेट क्या करती है, उस लोड को नीचे ट्रांसफर करती है दूसरे मेंबर्स में, ठीक है। तो बेसिकली गजेट प्लेट इज नथिंग बट अ जंक्शन पॉइंट। गजेट प्लेट क्या होती है? गजेट प्लेट एक क्या होती है? जंक्शन पॉइंट होती है जहां पे अलग अलग मेंबर आके जुड़ते हैं और अपने लोड को ट्रांसमिट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं। और वो गजेट प्लेट उस लोड को लेती है और नीचे वाले मेंबर्स को ट्रांसमिट कर देती है। इस प्रकार से लोड का ट्रांसफर होता है किसी भी स्टील स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो टैक रिवेटिंग या टैक वेल्डिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि दिस इज अ मेंबर और ये मेंबर में मेरे पास ये जो 2 बोल्ट्स हैं, इन दोनों बोल्ट्स के यानी जब वो मेंबर हवा में लटका हो, जब वो मेंबर क्या हो, हवा में लटका हो, यानी गजेट प्लेट के पे ओवरलैप तो हो गया लेकिन उसके आगे वाला जो पोर्शन है, जब वो मेंबर इंडिविजुअली हवा में है और वो 2 मेंबर जो हवा में है वो आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो उनको जोड़ने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है दैट इज नोन एज द टैक रिवेट और टैक बोल्ट मैकेनिज्म, ठीक है। सॉरी मैकेनिज्म नहीं, जो कंपोनेंट यूज होता है उसे कहते हैं टैक रिवेट या टैक बोल्ट या टैक वेल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इनके लिए भी P मैक्सिमम की वैल्यूज मैंने आपके सामने यहाँ रख दी हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्लेट्स अगर हम उस मेंबर में प्लेट का उपयोग अगर हम लोग करेंगे तो प्लेट के केस में दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 32T और 300 mm।
टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर के केस में जहां प्लेट उपयोग नहीं की जा रही है उनके केस में, प्लेट या फ्लैट बोलो, देखो प्लेट मत यूज करो, वी यूज द टर्म फ्लैट, डोंट यूज द टर्म प्लेट, यूज द टर्म फ्लैट्स। मैंने फ्लैट्स के बारे में आपको बताया था इससे पहले, ठीक है, जब मैं वो टाइप ऑफ मेंबर को आपके सामने डिफाइन कर रहा था। सो ये वैल्यूज आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कभी कभी, तो यू शुड रिमेंबर दीज वैल्यूज। अब हम अंत के निकट है। दिस इज द अनविन्स फॉर्मूला। अनविन्स फॉर्मूला क्या होता है कि जब आपके पास एक मेंबर की थिकनेस आपको जब पता हो कि दिस इज द थिकनेस ऑफ द मेंबर जिसको जोड़ना है किसी दूसरे मेंबर से, तो उस थिकनेस को हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट के बारे में पता चल जाएगा। यानी बोल्ट का जो नॉमिनल डायमीटर है वो कितना है, इसके बारे में हम अनविन्स फॉर्मूला से पता कर सकते हैं, ठीक है। एंड दिस थिकनेस T, दिस थिकनेस इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ द मेंबर। जैसे मान लो कि दो मेंबर जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों में से जो पतला मेंबर होगा उस पतले मेंबर की थिकनेस को कंसिडर करेंगे। मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर या थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, ये दोनों बातें बराबर हैं। मिनिमम, एक मिनट, थिकनेस ऑफ मेंबर, ठीक है। तो इससे हम लोग पता लगाते हैं कि नॉमिनल डायमीटर, कितने डायमीटर के बोल्ट का हमें उपयोग करना है। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन विच वी हैव टू सॉल्व, बट एज द लेक्चर इज हैज गॉट एक्सटेंडेड, काफी बड़ा हो गया लेक्चर, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगला लेक्चर भी बोल्टेड कनेक्शन में होगा। अगले लेक्चर में हम लोग डिफाइन करेंगे कि एक्सेंट्रिक जॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सेंट्रिक बोल्टेड जॉइंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में डिफाइन किया जाएगा। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस, अगर टाइम मिला तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक्स ऑफ द वेल्डेड जॉइंट, ठीक है। एंड इन दोनों के होने के बाद वी आर गोइंग टू डन विद द टॉपिक ऑफ कनेक्शंस। कनेक्शंस के टॉपिक हमारे पास फिनिश हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, मतलब आज हमने जो किया, दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 2 विल बी डीलिंग विद एक्सेंट्रिक कनेक्शंस, एक्सेंट्रिक बोल्टेड कनेक्शंस, एंड पार्ट 3 विल बी डीलिंग विद द वेल्डेड कनेक्शन। और ये 3 पार्ट में मोस्ट प्रोबेबली हम कनेक्शंस के टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो। आई थैंक यू ऑल फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू द एंटायर लेक्चर। अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया है तो नीचे जो लाइक बटन है उस पर जाके धीरे से क्लिक कर दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि यू आर एबल टू गेट ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच आई एम डिलीवरिंग टू यू थ्रू दीज वीडियोस, ठीक है। आई थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड बीइंग पेशेंट एनफ। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट installment of this lecture series. Thank you.